हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू द टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है। तो अगर आपको सीटेट क्लियर करना है पेपर 2 तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एसएसटी पढ़ना, क्योंकि देखिए 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, कितना स्कोर आपका हुआ है आज के सेशन में। और देखिए अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात डे एंड नाइट होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपनी ही दूरी पर घूमना, घूर्णन करना हो जाएगा, रोटेशन करना हो जाएगा, दिन रात होने का कारण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है तब दिन रात परिवर्तन होता है। देखिए समझते हैं। देखिए पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। घूमते समय पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा पीछे छुप जाता है वहाँ रात होती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से मौसम बदलते हैं, दिन और रात नहीं बदलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो मौसम परिवर्तन होता है, और जब पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, तब दिन और रात परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन आकाशीय पिंडों को तारे स्टार कहा जाता है। तो किन आकाशीय पिंडों को तारे स्टार कहा जाता है। तो पहला है जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें आकाशीय पिंड कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए तारों के पास अपनी खुद की ऊष्मा, हीट और प्रकाश लाइट होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त ऋषि, उर्सा मेजर, बिग बियर निम्नलिखित में से किसका एक भाग हो जाएगा। तो सप्त ऋषि, उर्सा मेजर, बिग बियर किसका एक भाग हो जाएगा। तो यह देखिए नक्षत्र मंडल का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के संदर्भ में आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। तो सौर मंडल के आंतरिक ग्रह मुख्य रूप से किससे बने होते हैं। तो यह देखिए चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह जो होते हैं वह चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होते हैं। इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये चारों चट्टानों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो पाई जाती है वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। देखिए समझते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहों के ही टूटे हुए भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को आकार और बनावट में समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को आकार और बनावट में समानता के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। देखिए शुक्र ग्रह वीनस का आकार, घनत्व और व्यास लगभग पृथ्वी के बराबर होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या उसकी बहन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है और आकार में यह कौन से नंबर पर है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा पहला। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा ग्रह हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है, बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आती है, जबकि आकार के मामले में सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वास्तविक आकार को भू-आब जॉइंट क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के वास्तविक आकार को भू-आब क्यों कहा जाता है, क्या कारण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे भू-आब कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी ध्रुवों पोल्स पर थोड़ी दबी या चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इस विशिष्ट आकार को भू-आब कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के कौन से दो ग्रह का अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है? तो सौर मंडल के कौन से दो ग्रहों का अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, बुध और शुक्र हो जाएगा। बुध और शुक्र के पास कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बुध और शुक्र हमारे सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एक और मंगल का दो उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहस्पति का करता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गैनीमीड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बृहस्पति जुपिटर का चक्कर लगाता है। यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों का उनकी विशेषताओं से मिलान कीजिए। तो वायुमंडल की परतों का उनकी विशेषताओं से मिलान करना है। तो पहला है क्षोभ मंडल हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल में देखिए, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं वह क्षोभ मंडल में घटती हैं। तो आपका पहले का हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा। दूसरा है समताप मंडल हो जाएगा। तो समताप मंडल देखिए, समताप मंडल में ओजोन गैस और हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। तो आपका दूसरे का हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। तीसरा है मध्य मंडल हो जाएगा। तो मध्य मंडल में देखिए, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं मध्य मंडल में। तो आपका तीसरे का हो जाएगा, दूसरे में। और आपका डी है, देखिए बाएं वायुमंडल में क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो इसका डी का हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं वह क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है समताप मंडल। और मध्य मंडल में उल्कापिंड आने से जल जाते हैं और यह सबसे ठंडी परत मानी जाती है मध्य मंडल। और देखिए, आयन मंडल बाएं वायुमंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कोणीय मान क्रमशः क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो होती है यह देखिए 23.5 डिग्री उत्तर में होती है और मकर रेखा जो होती है वह 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ में होती है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस ताप कटिबंध हीट जोन में वर्ष भर सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है?
तो पृथ्वी के किस ताप कटिबंध में वर्ष भर सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है? तो वह देखिए हो जाएगा उष्णकटिबंध पे होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, जिससे सबसे अधिक गर्मी वहाँ पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुवों की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। देखिए भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार छोटा होता जाता है और ध्रुवों पर यह सिर्फ एक बिंदु रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है और इसका मान क्या हो जाएगा? तो प्रधान यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है और इसका मान क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रीनविच से गुजरती है और इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मुख्य या प्रधान यमोत्तर कहा गया है। इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। यहाँ से दुनिया का समय तय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पर सबसे अधिक और कहाँ पर शून्य होती है? तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ सबसे अधिक होती है और कहाँ शून्य हो जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देखिए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 111 किलोमीटर होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी कम हो जाती है और ध्रुवों पर सभी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, दूरी शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 मिनट लगता है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसका अर्थ है कि 1 घंटे 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। अंततः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में उसे 4 मिनट समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है? तो पहला है स्वास्थ्य का अधिकार। तो आपका देखिए पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा है प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है आजीविका रोजगार का अधिकार, तो आपका देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। इनमें में से सभी सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में यह सभी समाहित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ की व्यापक व्याख्या की है। कोर्ट के अनुसार जीवन का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना, जिसमें साफ पानी, अच्छी सेहत और आजीविका के साधन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की आर्थिक नीति तय करने के लिए 1950 में किस संस्था का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, योजना आयोग का हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, जो देश के विकास के लिए नीतियों और पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था।
अब इसकी जगह जो करता है तो वह नीति आयोग काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में शुरू की गई भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। तो 1956 में शुरू हुई भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारी उद्योग और बड़े बांधों का निर्माण पर ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह पॉलिटी का क्वेश्चन है आपकी। देखिए एसएसटी 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें देखिए 60 नंबर पूछी जाती है पेपर 2 में एसएसटी, जिसमें 40 नंबर से आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आते हैं, तो सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया जितने भी आपको करवा रहे हैं तो आपका 100% सीटेट पास हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास उसे रद्द करने की शक्ति होती है। इस शक्ति को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए न्यायिक पुनर्लोकन के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के खिलाफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के विधानमंडल में विधायक एमएलए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा। कथन ए है विधायक का चुनाव सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है चुनाव जीतने के बाद बहुमत दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए विधायक का चुनाव सीधे जनता करती है। चुनाव के बाद जिस दल को आधे से अधिक सीटें बहुमत मिलती हैं वे मिलकर अपना नेता चुनते हैं जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन रिवर बेसिन जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी बहता है कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी भले ही नील नदी हो, लेकिन पानी की मात्रा और चौड़ाई के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी होती है। इसका जंगल और नदी क्षेत्र सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों की सतह पर चलने वाली निश्चित दिशा में जल की धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। लैब्राडोर किस प्रकार की धारा है। तो लैब्राडोर किस प्रकार की धारा है। तो वह देखिए ठंडी जलधारा हो जाएगी। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लैब्राडोर धारा ध्रुवों से ठंडे इलाकों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती है, इसलिए यह एक ठंडी जलधारा होती है। इसके विपरीत देखिए गल्फ स्ट्रीम धारा जो होती है वह गर्म जलधारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है जिसका स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है। तो लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है, इसका स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है। तो वह देखिए बर्फ़ की भूमि होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख को खापा चांद कहा जाता है जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है बर्फ़ की भूमि होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लद्दाख के बारे में समझते हैं। लद्दाख एक ठंडा और ऊंचा मरुस्थल है जहाँ साल के अधिकांश समय में बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ की स्थानीय भाषा में लद्दाख को खापा चांद कहते हैं जिसका सीधा मतलब होता है बर्फ़ की भूमि होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित होती है और एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे कौन से संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है और एक बार समाप्त होने में वह दोबारा बनने में लाखों समय लगते हैं? तो वह देखिए अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और देखिए धरती के अंदर इनका भंडार फिक्स सीमित होता है। अगर ये एक बार पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा बनने में करोड़ों साल लगेंगे, जिन्हें इंसान अपने जीवन में दोबारा नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो आपका राइट आंसर देखिए पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए भारत का संविधान बनने के लिए जो संविधान सभा बैठी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और देखिए डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र क्यों रखा गया है, क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ताकि नेता और सरकारी अधिकारी अदालत के जजों के काम और फैसले में कोई दबाव या दखल ना दें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। देखिए समझते हैं, अगर जज मंत्रियों या अधिकारियों के अधीन काम करेंगे तो वे कभी भी निष्पक्ष होकर जनता को न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है, ताकि कोर्ट बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव में सही फैसला सुना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के लोकसभा सदन का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है और इसके चुनाव कितने समय बाद होते हैं? तो भारतीय संसद के लोकसभा सदन का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है और इसका चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वर्ष बाद होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, लोकसभा को निचला सदन या जनता का सदन कहा जाता है। इसके संसदों का चुनाव देश की जनता हर 5 साल में करती है। देखिए 5 साल पूरे होने पर यह सदन भंग हो जाता है और नई सरकार चुनी जाती है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और यह कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, शैक्षणिक भ्रमण को एक महत्वपूर्ण विधि क्यों माना जाता है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण को एक महत्वपूर्ण विधि क्यों माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह छात्रों को वस्तुओं और सामाजिक स्थानों का प्रत्यक्ष डायरेक्ट अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसे महत्वपूर्ण विधि माना गया है क्षेत्र भ्रमण को। देखिए समझते हैं, जब बच्चे किताब या संसद किले के बारे में पढ़ने के बजाय खुद किसी ऐतिहासिक इमारत या पंचायत भवन का क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप करते हैं तो वे चीज़ों को सीधे देखकर ज़्यादा बेहतर और अस्थायी रूप से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को खुद चिंतन करने, सवाल पूछने और गतिविधियों के अवसर प्रदान करे। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि किताब का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि किताबें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें पढ़कर बच्चों के मन में सवाल उठे, वे खुद सोचें और करके सीखें। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास हिस्ट्री पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समझना कि हमारा वर्तमान समाज अतीत के अनुभवों और परिवर्तनों से कैसे विकसित हुआ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि यह समझना कि हमारा वर्तमान समाज अतीत के अनुभवों और परिवर्तनों से कैसे विकसित हुआ है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो देखिए आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आपकी तैयारी नहीं होगी तो आपका सीटेट नहीं निकल पाएगा। इसलिए जितना हो सके अभी से अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी।